नमस्ते बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं पृथ्वी तथा सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में। जो प्रमुख परिकल्पनाएं और सिद्धांत दिए गए उसके बारे में पूर्व के वीडियो में हमने हॉयल व लिटिलटन की नोवा स्टार हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा कि किस तरह से सूर्य तथा उसका जो साथी तारा है उससे ग्रह और उपग्रह की उत्पत्ति होती है। नोवा स्टार से किस तरह से ग्रह और उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि बने। आज हम अध्ययन करेंगे ओटो श्मिड की अंतर तारक दूरी परिकल्पना अर्थात इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ओटो श्मिड। रूसी विद्वान ओटो श्मिड ने 1943 में कांट और लाप्लास के जो निहारिकीय परिकल्पना है, वायव्य राशि परिकल्पना है, इनसे प्रेरित होकर के सौर परिवार की जो उत्पत्ति है वह गैस व धूल के कणों से मानी। लेविन ने जो ओटो श्मिड के परिकल्पना है उसको एक पुस्तक का रूप दिया जिसको नाम दिया ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड प्लैनेट्स। श्मिड के अनुसार सूर्य की उत्पत्ति पहले ही हो चुकी थी, अर्थात सूर्य पहले से ही उपस्थित था ब्रह्मांड में। इसने गैस व धूल के बादल का अपहरण कर लिया। इस प्रकार सूर्य व ग्रहों की रचना भिन्न भिन्न पदार्थों से होना इस परिकल्पना से सिद्ध होता है। इस विचार से सूर्य व ग्रहों में द्रव्यमान तथा साथ ही कोणीय संवेग के वितरण की समस्या का हल हो जाता है। इस प्रकार से श्मिड ने अपनी परिकल्पना में बताया कि लगभग 600 करोड़ वर्ष पूर्व जो ग्रहों की रचना करने वाला जो पदार्थ है, प्रीमोर्डियल पदार्थ जिसे कहते हैं, यह परमाणुओं के रूप में विद्यमान था। कालांतर में इन परमाणुओं से एक विशाल गैस व धूल के बादल की उत्पत्ति होती है। सूर्य जो है वह इस गैस व धूल के बादल का एक भाग होता है, उसको अपहरण कर लेता है। इस बादल के कण अनिश्चित मार्ग से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। गैस कण हल्के होते हैं तथा प्रत्यास्थ रूप से टकराते हैं, किंतु जो धूल कण होते हैं वह ठोस होते हैं, भारी होते हैं और अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। होने से यह अप्रत्यास्थ अर्थात नॉन इलास्टिक रूप से टकराने के कारण परस्पर यह चिपक जाते हैं, चिपक करके संगठित होने लगते हैं तथा एक चपटी बीम के रूप में बदल जाते हैं। इन धूल कणों के संगठित होने से ग्रहों के जो अपरिपक्व एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण का निर्माण होता है। इन्हें ग्रहाणु भी नाम दिया गया। फिर ये भ्रूण क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स बने और क्षुद्र ग्रह धूल द्वारा निर्मित बिंब में विभिन्न मार्गों पर परिक्रमा कर रहे थे। छोटे अंगों को आकर्षित करके ये ग्रह क्रमशः बड़े होते गए तथा कालांतर में ग्रह बने और ग्रहों के रूप में घनीभूत होने के कारण पश्चात शेष अपरिपक्व जो पदार्थ है वह ग्रहों की परिक्रमा करने लगा और कुछ समय के बाद वह भी घनीभूत हुआ और उससे उपग्रह की रचना हुई। पुनः हम ये डायग्राम से इस ओटो श्मिड की जो अंतर तारक धूल परिकल्पना है उसको समझते हैं कि आरंभ में जिस तरह से कांट और लाप्लास ने एक निहारिका की उपस्थिति मानी थी, वह कांट और लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना है वह उष्ण व ठोस थी, लेकिन इन्होंने धूल कण माने कि आरंभ में धूल कणों का एक बादल स्थित था। धीरे धीरे ये जो धूल कण और बादल होते हैं वह आपस में टकराते हैं और अप्रत्यास्थ रूप से टकराने के कारण इनमें आपस में चिपक करके या संगठित रूप धारण कर लेते हैं और यही पदार्थ जो है वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है और धीरे धीरे ये पदार्थ संगठित होने के परिणाम स्वरूप क्षुद्र ग्रह बनते हैं, क्रमशः ग्रह बनते हैं और उपग्रह बनते हैं। यहाँ पर सूर्य के चारों ओर यह जो परिक्रमा करता हुआ पदार्थ है, धूल कण है, गैसीय पदार्थ भी थे और धूल कण भी थे। गैसीय पदार्थ तो हल्के होने की वजह से प्रत्यास्थ गति करते हैं और आपस में मिल नहीं पाते हैं, लेकिन जो ठोस धूल कण होते हैं वो भारी भी होते हैं और इनमें जो गति होती है वह अप्रत्यास्थ होती है। परिणाम स्वरूप ये क्या होते हैं, संगठित हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं और यह ग्रहाणु बनते हैं जिसे कि एम्ब्रियो नाम दिया गया, अपरिपक्व भ्रूण। इन्हीं अपरिपक्व भ्रूण जो हैं वो बाद में एस्टेरॉइड्स बनते हैं। ये एस्टेरॉइड्स होते हैं वह एक डिस्क के रूप में विभिन्न मार्गों पर, अलग अलग ये जो मार्ग हैं उन पर परिक्रमा कर रहे होते हैं। सूर्य जो होता है वह इसका अपहरण कर लेता है और यही जो पदार्थ हैं धूल कणों का वह इस सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने लगता है। सूर्य यहाँ बीच में स्थित है, यहाँ पर सन है और इस सन के चारों तरफ ये जो पदार्थ हैं वह परिक्रमा लगा रहे हैं। इन्हीं एस्टेरॉइड से कालांतर में ग्रह बनते हैं, है ना, बड़े होते जाते हैं। ये अन्य पदार्थ को आकर्षित करते जाते हैं और आपस में मिलकर के ग्रह बनते हैं और ग्रहों के घनीभूत होने के पश्चात जो पदार्थ है वह
ग्रहों की परिक्रमा करने लगता है और यह उपग्रहों के रूप में बदल जाता है। इस तरह से ओटो श्मिड ने सौर परिवार की उत्पत्ति की व्याख्या जो है वह प्राकृतिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए की। एक तरह की वैज्ञानिक आधार रहा इनकी परिकल्पना का भी, जैसे कि ग्रह और जो उपग्रह है उनका निर्माण सूर्य से न होकर के गैस व धूल के बादल से हुआ। अतः सूर्य व ग्रह के जो बीच में कोणीय संवेग का अंतर होता है वह स्वाभाविक है। विभिन्न जो ग्रहों के कोणीय संवेग की जो विभिन्नता है उसको भी ओटो श्मिड ने गणितीय आधार पर प्रमाणित किया। इस ग्रह का अर्धव्यास कम होने पर कोणीय संवेग भी कम होता है। दूसरी जो प्रमुख तथ्य है जो निकल करके आता है इस परिकल्पना से कि ग्रह व सूर्य की जो रासायनिक रचना है उसमें भी भिन्नता है, अर्थात ग्रह और सूर्य है उसके द्रव्यमान में अंतर पाया जाता है। इस पर भी स्पष्ट प्रकाश डालता है। सूर्य के निकट भारी पदार्थ वाले ग्रह स्थित है तथा सूर्य से दूर हल्के पदार्थ से निर्मित ग्रह स्थित हैं। चपटे बिंब का जो केंद्र है सूर्य के निकट होने के कारण अधिक उष्णता जिससे भारी पदार्थों की रचना होती है तथा सूर्य से दूर तश्तरी के किनारे पर कम तापमान के कारण हल्के गैसीय पदार्थ वाले ग्रह उपग्रह बनते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सन है और सन से जो पदार्थ जो हैं जो कि जिससे ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह बने, जो ग्रहाणु थे धूलिकण थे उन्होंने सबसे पहले ग्रहाणु का रूप धारण किया। ग्रहाणु अर्थात एम्ब्रियो बने और एम्ब्रियो से क्रमशः यह क्षुद्र ग्रह ग्रह उपग्रह के रूप में परिवर्तित होते हैं। सूर्य के निकट अत्यधिक ताप होने के कारण ये पदार्थ जो होते हैं वह भारी पदार्थ की रचना होती है और सूर्य से दूर कम तापमान होने के कारण हल्के पदार्थ निर्मित होते हैं, हल्के पदार्थ गैसीय पदार्थ बनते हैं। गैस व जो धूल कण है उनके परिमाण में भिन्न होने के कारण उनका संगठन विभिन्न दूरियों पर होता है। इससे ग्रहों के बीच की दूरियों की भिन्नता भी स्पष्ट होती है। ग्रहों की जो वृत्ताकार कक्षा है उसकी व्याख्या करते हुए एक सी नामक विद्वान है, उन्होंने बताया कि ग्रहों की रचना के पश्चात बची हुई जो गैस व धूल थी उन्होंने एक प्रतिरोधी माध्यम रेसिस्टिंग मीडियम का कार्य किया। इस माध्यम से गुजरने पर ग्रहों की कक्षा वृत्ताकार होगी। इस तरह से एक सफल प्रयास किया ओटो श्मिड ने वैज्ञानिक आधार पर पृथ्वी तथा सौर मंडल के अन्य जो ग्रह हैं उसकी उत्पत्ति के बारे में। फिर भी पर्याप्त रूप से सफल होने के पश्चात भी कुछ दोष या आपत्तियां रह गई हैं, जैसे कि श्मिड ने अंतरिक्ष में जो गैस व धूल के बादल की उत्पत्ति पर प्रकाश नहीं डाला है कि ये कहाँ से उत्पन्न हुए और सूर्य के निकट किस तरह से आते हैं। खगोलीय पिंडों के मध्य इतनी अधिक दूरियां पाई जाती हैं कि गैस व धूल का जो बादल है वह सूर्य के निकट कैसे पहुँच गया, इस प्रश्न पर भी स्पष्ट नहीं कर पाए। और सूर्य ने गैस व धूल के बादल हैं उनका अपहरण क्यों और किस प्रकार किया, इस पर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं। लेकिन फिर भी यह एक सौर परिवार की उत्पत्ति के व्याख्या के लिए श्मिड की जो परिकल्पना है वह पर्याप्त रूप से सफल सिद्ध हुई है।